तो आप तस्वीरें देख रहे हैं इन डेलीगेशंस की मुलाकात की। इन डेलीगेशंस के मुलाकात की खबरें आप देख रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखा रही हूं। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त खबर ये आ रही है कि दोनों डेलीगेशंस आमने सामने मिल सकते हैं। ये भी खबर है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, अशरफ जैदी ईरान मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुव्रो कमल दत्ता हैं, फॉरेन पॉलिसी के जानकार हैं। हमारे साथ आदिल राजा साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। और मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं सबसे पहले जरा नुमान साहब के पास जाऊंगी, जो कि इस्लामाबाद टॉक्स की जो जानकारी है वो हमें लगातार वहां से दे रहे हैं जहां ये बातचीत हो रही है। तो नुमान साहब जरा ये बता दीजिए, क्योंकि अभी अभी खबर ये आई है कि दोनों डेलीगेशंस की मुलाकात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से हो चुकी है और अब कुछ घंटों में क्या यह संभव है कि दोनों डेलीगेशंस आपस में मिले? जी बिल्कुल, एज पर सीक्वेंस चल रहा है। पहले ईरानियन डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर शरीफ से मिले, फिर जेडी वेंस मिले। उसके बाद उससे पहले जो है प्राइवेट मीटिंग हुई थी ईरानियन डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन के साथ। फिर शटल डिप्लोमेसी हुई। ईरान चाह रहा था कि जो एसेट्स की अनफ्रीजिंग वाला मामला है वो मीटिंग से पहले तय हो, तो अब जो है उस पर बात हो रही है और अब जो है बाकायदा तौर पर जो है बातचीत दोनों के दरमियान शुरू होने के इम्कानात ज्यादा हैं। लेकिन आप अगर इस तमाम एपिसोड में तमाम जो डेवलपिंग सिचुएशन में एक चीज देखें तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी ट्वीट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि सऊदी एयर बेस है अब्दुल अजीज एयर बेस, वहां पर पाकिस्तानी ट्रूप्स पहुंच के हैं और उन्होंने कहा है कि ये हमारा जॉइंट डिफेंस पैक्ट है और उन्होंने इशारा दिया है कि ये एक्टिवेट हो सकता है या हो चुका है। ये ईरान को भी मैसेज है, ये यूएस को भी मैसेज है और पाकिस्तान पर भी प्रेशर है ऐसे लम्हात में जब ईरानी और पाकिस्तानी और अमेरिकन डेलीगेशन, पाकिस्तान तो मेडिएट कर रहे हैं, अमेरिकन एंड ईरानियन डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है। सऊदी वजीर दफा, सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से इस तरह की ट्वीट आना ऐसे लम्हात पर जब दोनों के दरमियान मुलाकात शुरू होने वाली है। नुमान साहब ये बताइए, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, इस वक्त भी कोई बैठक चल रही है क्या, जो इस्लामाबाद टॉक्स का वेन्यू है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर जो कि जना कन्वेंशन सेंटर में है और बिल्कुल इसके साथ चंद ही कदमों की मसाफत पर लाइक 300 to 400 मीटर पर इस्लामाबाद तरीना होटल है, जहां पर जो है मुज़ाकरात जो है शुरू हैं। जबकि टॉप लेवल के जो पॉलिटिकल मुज़ाकरात हैं वो चंद किलोमीटर दूर प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे। ठीक है, तो नुमान साहब जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को बताएं, वो इस वक्त जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है, जहां पर एक मीडिया डेलीगेशन के लिए एक जगह बनाई गई है, जहां से जानकारी नुमान साहब हमें दे रहे हैं। वहीं सरीना होटल जो कि जो सबसे बड़े होटल्स हैं पाकिस्तान में उनमें से एक है, वहीं पर ये डेलीगेशन लेवल की टॉक्स भी हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो मुलाकातें हो रही हैं वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के घर पर हो रही है, ये भी उन्होंने हमें जानकारी दी है। तो मैं एक बार जरा ये बताना, मुलाकातें जो पॉलिटिकल लेवल की जो डिप्लोमेटिक मुलाकातें हैं वो सरीना होटल में ही हो रही हैं। बिल्कुल सरीना होटल में ही हो रही हैं। तो मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूँ, मेजर जनरल संजय मेस्टन, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप इस बातचीत के जरिए कौन से वो पॉइंट्स पिक कर पाए हैं जिन पे आपको लगता है कि ये बातचीत आगे बढ़ ना पाए या फिर आगे बढ़ पाए? ऐसा है कि अभी सबको बहुत उम्मीद है, मीडिया भी मतलब पाकिस्तान मीडिया तो अभी बात कर रही है इनके जो फील्ड मार्शल मुनीर को लिए और वो शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए बहुत प्री मैच्योर है। देखिए मेरे को लगता है इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं इस युद्ध में और इतनी अभी चीजें हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, हिजबुल्लाह इजराइल है, इतनी ज्यादा चीजें हैं। इन चीजों का क्या आज 24 घंटे में हल होगा? इसका जवाब है नहीं होगा। ये कोरिया युद्ध में 2 साल लगे थे ये टॉक्स में और तब तक युद्ध चलता रहा था। तो आपने ये भी देखिए ये रशिया यूक्रेन में भी क्या हुआ, इजराइल हमास में भी क्या हुआ है। तो ये कहने का मतलब है ये आज कोई अचंभित कुछ नहीं होने की कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हो सकता है कि ट्राइलेटरल मीटिंग हो जाए,
हैंडशेक्स हो सकते हैं, वो भी पता नहीं होंगे या नहीं, असंभव लगता है, लेकिन मान लो हो गया। अच्छा, ये मीडिया के लिए अच्छी है, मतलब ये फोटोग्राफिक सेशन होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, मेरे को नहीं लगता है कि कुछ खास। अच्छा, आपको लग रहा है ट्राइलैटरल सेशन होगा, ये बिना सीधे ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान का सेशन होगा, और उसमें आपको हैंडशेक्स पर भी सवाल है, यानी हाथ भी ना मिलाएं, क्योंकि देखिए उस हैंडशेक को लेकर भी सवाल अपने उनके अलग अलग मुल्कों में उठ सकते हैं। ये मेजर जनरल मेस्टन ने जो बात कही है, खैर वो सब जानकारी सामने आएगी सर। लेकिन मैं आदिल राजा साहब के पास जा रही हूं, जिनकी कमेंट्री को लेकर पाकिस्तान में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आदिल राजा साहब खरी खरी सुनाते हैं कई बार। राजा साहब जरा बताइए, पाकिस्तान के रोल को लेकर क्या कहा, कैसे आप इसे देखते हैं, खासकर इस पर्सपेक्टिव में कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस मांगते मांगते अब आसिम मुनीर साहब अपने लिए ही मांग रहे हैं नोबेल पीस प्राइज। ये बात हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो एक वेन्यू पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है, जिस तरह आइसलैंड ने वेन्यू प्रोवाइड किया था यूएसए और यूएसएसआर की नेगोशिएशंस के लिए, जब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो आर्मेगेडोन टाइप, एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप सिनेरियो कोल्ड वॉर के दरमियान पेश कर रही थी। लेकिन उसकी वजह से कोई ये रीड्राइंग ऑफ ग्लोबल मैप तो नहीं है, लेकिन मसला पाकिस्तान का ये है कि एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, ये उनकी जो है काविश है, उनका क्रेडिट है, और ये वो जो दरमियान में दोनों साइडों से वो बातचीत कर रहे हैं। हमारा जो पाकिस्तान का एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, क्योंकि ईरान की वहाँ पे एम्बेसी नहीं है, तो वहाँ पे एक ईरानियन इंटरेस्ट ऑफिस हमेशा मौजूद रहता है, जिसकी वजह से ईरान के साथ एक राब्ता मुसलसल रहता है हमेशा। पाकिस्तान का अमेरिका, पाकिस्तान वो किरदार, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रिज का किरदार तो ऑफिशियली बड़े अरसे से अदा कर रहा है, और उसी के ऊपर कैपिटलाइज करके ये काम किया जा रहा है। लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का, अफसोस के साथ के फॉरेन ऑफिस को भी ओवरटेक जो है वो सुपरसीड पाकिस्तान का हेडक्वार्टर आईएसआई करता है। लेकिन वो एक और डिबेट है, डिफरेंट डिबेट है। आपका जो क्वेश्चन है, देखें ये एक बड़ा सीरियस इशू है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ये पीस चाहिए, बिकॉज हमारी और आपकी जो अवाम है, जनता है, उसकी जो डे टू डे ब्रेड एंड बटर है, जो जिंदगी है, रोटी कपड़ा और मकान, इससे इंपैक्ट कर रही है, पूरी दुनिया की इंपैक्ट कर रही है। सही बात। लेकिन एक इशू है, एक इशू ये मानना होगा कि क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, जो कि इलेक्टेड रजीम नहीं है, हाँ। उसको जाहिर बात है कि लेजिटिमेसी नहीं है, उसके पास लेजिटिमेसी नहीं है। लेजिटिमेसी इस तरह की जो शोबदाबाजी ही है, और इसको जाहिर बात है कि पाकिस्तान का जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन बहुत ज्यादा, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि उनको भाई मौका मिल गया है। हाँ। और वो उस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो बेशक वो उठाते रहे, लेकिन क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस। ये देखिए, आपने बड़ी बात कही है, क्योंकि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, आप कह रहे हैं अलग अलग देशों में, और खासकर वॉशिंगटन डीसी में, वो लगातार एक ब्रिज रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। जरा 4 शर्तें बताना चाहती हूँ, एक खबर बता रही हूँ आदिल राजा साहब। बातचीत से पहले ईरान की बड़ी शर्तें सामने आई, 4 शर्तें रखी है ईरान ने। युद्ध की भरपाई करनी होगी, पहली शर्त। जो संपत्तियां फ्रीज की गई हैं उन्हें भी छोड़ना होगा। ईरानी मीडिया के हवाले से ये 2 शर्तें आई हैं सामने। तो बड़ी खबर आपको बता दूं कि ईरान की शर्त यह है कि हॉर्मुज पर संप्रभुता बनी रहेगी, और क्षेत्र में स्थायी संघर्ष विराम भी मांग की गई है। यह भी बड़ी बात आपको बता रही हूं। और साथ ही ये कहा गया है कि जो फ्रीज संपत्तियां हैं उन्हें छोड़ना होगा, युद्ध की भरपाई भी करनी होगी। तो 4 बड़ी खबरें आपको बता रही। अब ये क्या संभव हो पाएगा? 4 शर्तें जो ईरान ने रख दी हैं हॉर्मुज को लेकर, संपत्ति को, अब संपत्ति वाली बात पर तो पहले ही मना कर दिया गया। अशरफ जैदी साहब भी जुड़ गए, ईरान मामलों के जानकार हैं। जैदी साहब, अगर आवाज आ रही है आपको, ईरान वो 4 शर्तें रख रहा है जिन पर मुझे नहीं लगता है कि अमेरिकी प्रशासन उनमें से हॉर्मुज कह देगा कि ईरान का कंट्रोल रहे। इसी के साथ वो कह रहे हैं फ्रीज जो एसेट हैं उनको खोल दिया जाए, उन्हें ईरान को वापस कर दिया जाए। अभी व्हाइट हाउस ने कहा है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, खंडन कर दिया है। देखिए, मैं समझता हूँ ये वार्ता जो पाकिस्तान में शुरू हुई है, ईरान के ही उस 10 पॉइंट के प्रोग्राम पर शुरू हुई है जो उसने पेश किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसको माना और अपने ट्विटर हैंडल से उसको पोस्ट भी किया था।
अगर अमेरिका के किसी पॉइंट के ऊपर और अमेरिका की मांग के तहत ये वार्ता शुरू होती तो मैं समझता हूँ ये जंग ना होती, ना ये 40 दिन की जंग होती, ना 12 दिन की जंग होती, और ना और जो युद्ध लड़े गए क्षेत्र के अंदर वेस्ट एशिया में वो होते। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो पूरी मिलिट्री है उसको ऐसा लगा कि अब ईरान को हम नहीं हरा सकते, तब जाकर ये लोग इस बात पर आए हैं कि ठीक है, अब हमें ईरान की उन शराइत पर ही वार्ता करनी होगी जो शराइत उसने पहले पेश की। अलबत्ता 40 दिन की जंग के बाद इन शराइत में बढ़ावा यानी बढ़ोतरी होते हुए हमने देखी। अगर 40 दिन पहले हम देखते थे तो हुर्मुज की जो बहरहाल एक स्टेट ऑफ हुर्मुज थी वो आजाद थी, आज ईरान के हाथ में। अगर ये छुड़ा पाते तो 40 दिन में मिलिट्री के बहरहाल मिलिट्री के जरिए उसे छुड़ा पाते, लेकिन नहीं छुड़ा पाते। इसीलिए वार्ता मैं समझता हूँ शुरू होने जा रही है, ताकि जो चीज युद्ध के जरिए संभव नहीं हो पाई मेज के ऊपर उसको संभव बना सके जो ईरान चाहता है। और सारे वो शराइ जो ईरान ने अब तक पेश किए हैं उन्हीं शर्तों को अमेरिका ने माना है, चाहे वो उसके जो फ्रीज हुई हुई पैसा हो उसका रिलीज करना, या लेबनान के अंदर युद्ध जो जारी है और वहां पे जो मुसलसल इसराइल के हमले थे उनका रुक जाना। यानी हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये ईरान है जो डिक्टेट कर रहा है, ईरान है जो वार्ता के शराइत को सेट कर रहा है। और अगर ईरान को लगा कि अमेरिका हमारी बात नहीं मान रहा है या हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ये वार्ता नहीं हो रही है, तो मैं समझता हूँ ईरान को युद्ध खींचने में और युद्ध दोबारा से शुरू करने में कोई संकोच नजर नहीं आएगा। जैदी साहब, अगर संकोच नहीं होता तो बातचीत के लिए आगे भी नहीं आता ईरान। बातचीत इसीलिए हो रही है क्योंकि नुकसान दोनों तरफ है और उस नुकसान को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं देश। मैं एक बार बड़ी खबर बताऊंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आई गुड न्यूज। भारतीय जहाज जग विक्रम हॉर्मुज से पार, जहाज पर 20,400 मेट्रिक टन गैस है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये गुड न्यूज आ रही है। एक और भारतीय जहाज जग विक्रम हॉर्मुज से पार करते हुए भारत आ रहा है। तो ये भी एक बड़ी खबर है और इसीलिए इस युद्ध को लेकर जो ये वार्ता हो रही है ये कितनी अहम हो जाती है आप समझेंगे, क्योंकि यहीं से वो जहाज गुजर रहे हैं हॉर्मुज से, जहां पर एक बॉटल नेक बना हुआ है, जहां ईरान ने एक तरह से रोक लगा दी है और कुछ ही जहाज निकल पा रहे हैं। और इन सब के बीच आज एक चौंकाने वाली खबर भी आई। खबर आई कि पाकिस्तान में जो बातचीत हो रही है वो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खेमनेई की नजर में है। रिपोर्ट आई कि मुस्तफा खेमनेई सीधे तौर पर सामने तो नहीं आते हैं, लेकिन ईरान की रणनीति को करीब से देख रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी को जब युद्ध की शुरुआत हुई तो पहले ही दिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई मारे गए। इसके कुछ दिनों के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर की गद्दी सौंपी गई। मुस्तफा खामनेई को गद्दी तो मिल गई, लेकिन उन्हें लेकर सस्पेंस बरकरार रहा। सस्पेंस इसलिए क्योंकि एक बार भी वो सामने नहीं आए। कई बार इस तरह की अफवाहें उड़ी कि अमेरिका के हमलों में मुस्तफा खामनेई की मौत हो गई है। उन्हें लेकर कई तरह के दावे किए गए। कई तरह की अफवाहों के बीच ईरान की तरफ से उनका संदेश जारी होता रहा है, जिससे ये साबित हो सके कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं। लेकिन अब मुस्तफा खामनेई को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने मुस्तफा खामनेई को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रॉयटर्स के मुताबिक मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं और अपनी टीम के संपर्क में हैं। मुस्तफा खामनेई ऑडियो के जरिए अपनी टीम से बात करते हैं। अमेरिका ने जो हमला किया था उसमें मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अभी उनका इलाज चल रहा है। ईरान की प्लानिंग को लेकर अपनी टीम के साथ वो लगातार बात करते हैं। ऑडियो के जरिए वो अपनी टीम को निर्देश देते हैं और बताते हैं कि आगे की ईरान की क्या रणनीति होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुस्तफा खामनेई के 3 करीबी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। अमेरिका के हमलों में मुस्तफा के चेहरे और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं और वो अभी भी धीरे धीरे इससे उबर रहे हैं। बहरहाल मुस्तफा कब कब अपनी टीम के साथ संपर्क में रहते हैं और उन्हें उबरने में कितना वक्त लगेगा
इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। वो इस वक्त कहां है और इसके बारे में भी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक बात जरूर साफ है कि मुज्तबा के मरने को लेकर जो अफवाहें चल रही थी वो गलत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए, इस पूरे मामले में जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स को लेकर बातचीत आ रही है, डॉक्टर दत्ता आपके पास एक बार मैं आऊं, जरा ये बताइए, आपको लग रहा है जब दोनों ही देश ने अपनी एक डेलीगेशन भेजी है पाकिस्तान में, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर वो राजी नहीं होंगे? अमेरिका के लिए वो पॉइंट्स क्या हैं डॉक्टर दत्ता, जिस पर अमेरिका हरगिज राजी नहीं होगा? पहली बात तो है कि अमेरिका के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा आपके जो जंग हुआ था उससे पहले जिस तरह का सिचुएशन था वो उस तरह का सिचुएशन बरकरार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ना ही नेटो अलायंस का बहुत ज्यादा प्रेशर है, पर दुनिया के तमाम जितने सारे देश है सबका बहुत ज्यादा प्रेशर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके। ये एक बहुत बड़ी चीज है और प्रेसिडेंट ट्रम्प का इज्जत दांव पे लगा हुआ है और अमेरिका के पब्लिक भी कहीं ना कहीं पे आज के डेट में प्रेसिडेंट ट्रम्प के विरोध में खड़े हो रहे हैं। पहले बार ऐसा हुआ है कि किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का नेगेटिव रेटिंग गया है और आज प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो रेटिंग है वो -5 है। इससे पहले कभी अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति का इस तरह का रेटिंग नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे अंदरूनी दबाव तो है प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर, उसके साथ साथ चीन का भी प्रेशर जरूर है, रूस का प्रेशर है और अरब एलाइज जो है उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से इस वार के चपेट में आए हैं और उनका खतरनाक नुकसान हुआ है। इसके साथ हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि इजराइल जो इस टॉक में शामिल नहीं है, इजराइल का सारा इज्जत स्टेक पे है इस पूरे जंग को लेके और आपके शांति विराम को लेके। ईरान की तमाम जितने सारे शर्तें हैं वो मैं समझता हूँ कि कताई 3-4 शर्तों पे किसी भी कीमत पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पहला शर्त है कि उसकी जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको किसी भी तरह से आज के डेट में ईरान धूमिल नहीं करेगा, डिसमेंटल नहीं करेगा। इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान नहीं, आपको लग रहा है ईरान ये कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को ही इसलिए छेड़ा कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट इज अ बिग नो। तो फिर ऐसे में जिस युद्ध के लिए सुप्रीम लीडर को मार गिराया उन्होंने, जिस यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, वो कैसे मेज पर बातचीत के लिए आ भी सकता है? मेरा तो सवाल ये है। तो जैदी साहब जरा बताइए, इस पर तो मुझे लगता ही नहीं है कोई कॉम्प्रोमाइज होगा। इस पे कंप्लीट कर लूं मैं, मुझे 30 सेकंड देखिए, जब तक अमेरिका ने वो ईरान के 10 पॉइंट नहीं मान लिए, तब तक ईरान की तरफ से ये नहीं तय हुआ कि हम मुज़ाकरात की मेज पे जाएंगे। बहरहाल जब वो ईरान का जो यूरेनियम इनरिचमेंट का मामला और दूसरे यानी इस क्षेत्र को सबसे बड़ी जो ईरान की शर्त है वो ये है कि अमेरिका को इस क्षेत्र से जो उसकी बेसिस हैं उनका खात्मा बहुत अहम है। क्यों अहम है? वो इसलिए कि ईरान ये समझता है और ईरान ये जानता है कि जब तक अमेरिका की बेसिस इस क्षेत्र में रहेंगी उस वक्त तक रोजाना इस क्षेत्र को किसी ना किसी युद्ध का सामना करना पड़ता रहेगा। लिहाजा ये बहुत अहम क्षेत्र है। मैं नहीं कहता कि अमेरिका इसको मानेगा, लेकिन ईरान ने वो तमाम अपने 10 बिंदु का जो प्रोग्राम है वो अमेरिका को दिया है और इस 10 बिंदु के प्रोग्राम में मैं समझता हूँ सिर्फ 40 दिन की जंग या 12 दिन की जंग का समाधान नहीं है, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मुझे भी ऐसा, मैं इसलिए सवाल पूछा मैंने क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। यूरेनियम की बात वो कई बार कर चुके हैं। तो मैं एक बार आदिल राजा साहब के पास भी जाऊंगी, क्योंकि राजा साहब से ये समझना जरूरी है कि इस वक्त ये जो पाकिस्तान वर्सेस इजराइल का जो एक इक्वेशन सामने आ रहा है वो क्या है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताऊं कि अमेरिका की ओर से इस बातचीत के लिए जो लोग पहुंचे हैं उनमें सबसे बड़ा नाम जेडी वांस का है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस पर ट्रंप ने भरोसा जताया। वांस वो शख्स है जो कि शुरू से ये युद्ध नहीं चाहते थे। अब उन पर ही जिम्मेदारी है कि वो शांति वार्ता में अमेरिका के पक्ष को मजबूत करें। इसे उनके लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
अमेरिका से करीब 17 घंटे की यात्रा के बाद वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे। अमेरिका ईरान युद्ध पूरी तरह से थमेगा या नहीं, किसकी शर्तें कितनी मानी जाएंगी, अमेरिका की ओर से वेंस और उनकी टीम के पास ये जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वेंस को जंग खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये वो जंग है जिसकी शुरुआत के वेंस कभी पक्षधर नहीं रहे। वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका ये जंग करे और अब उनके ही कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि जंग रुक जाए और अमेरिका विजेता भी दिखे। वेंस के लिए ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। वैसे पाकिस्तान निकलने से पहले वेंस ने ये साफ कर दिया था कि अमेरिकी हित पहले है। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर सीधे हमले को लेकर भी वेंस का पक्ष था कि अमेरिका इस जंग में ना कूदे, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। वेंस का कहना है कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकना है ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। ये भी कहा जा रहा है कि इस बातचीत के लिए वेंस ईरान के लिए भी एक स्वीकार्य चेहरा थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरान में वेंस को ऐसे चेहरे के तौर पर देखा जाता है जो युद्ध के सबसे ज्यादा खिलाफ हैं। वेंस को युद्ध की रणनीति में कम और उसे खत्म करने में ज्यादा दिलचस्पी रखने वाला माना जाता है। वेंस के साथ इस मिशन पर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद हैं। ट्रंप ने अपनी इस टीम को बातचीत के लिए बेहद सख्त और साफ गाइडलाइंस दी हैं। वैसे मरीन कोर के रूप में इराक युद्ध का हिस्सा रह चुके वेंस का मानना रहा है कि अमेरिका को विदेशी युद्धों से दूर रहना चाहिए। जब वो उपराष्ट्रपति नहीं थे तो यूक्रेन युद्ध को लेकर वो बाइडेन प्रशासन का विरोध करते। 19 फरवरी 2022 को स्टीव बैनन के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि यूक्रेन के साथ क्या होता है। जब वो उपराष्ट्रपति बने उनके बयानों का लहजा बदला, लेकिन वो यूक्रेन को अमेरिकी वित्तीय सहायता के विरोधी बने रहे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता की सफलता या असफलता वेंस के राजनीतिक भविष्य को तय कर सकती है। अगर वेंस इस जटिल मुद्दे को सुलझाने और शांति स्थापित करने में सफल रहते हैं तो इसका सीधा फायदा उन्हें 2028 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मिलेगा। वहीं इस वार्ता के सफल न होने पर सारा ठीकरा जेडी वेंस पर फूट सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर सेलिब्रेशन के दौरान ट्रंप ने जेडी वेंस से ईरान के साथ सीजफायर वार्ता को लेकर तल्ख लहजे में बात की थी। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने वेंस की ओर इशारा करते हुए पूछा था कि क्या आपने कुछ भी बात आगे बढ़ाई या नहीं। फिलहाल उस दिन से आगे बढ़ते हुए वेंस पाकिस्तान पहुंचे। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 42 साल के वेंस अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े पद पर हैं। कठिन बचपन से लेकर अमेरिकी राजनीति के शिखर तक पहुंचने की ये कहानी भी उल्लेखनीय है। 2 अगस्त 1984 मिडिल टाउन ओहायो में जन्म हुआ। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और ये लॉ स्कूल से उच्च शिक्षा हासिल की। 2003 से 2007 तक अमेरिकी मरीन कोर में शामिल रहे। इराक युद्ध के दौरान एक सैन्य पत्रकार के रूप में सेवा दी। 2016 में हिलबिली एलिजी के नाम से किताब लिखी, जिससे उन्हें खासी प्रसिद्धि मिली। पहले वो डोनाल्ड ट्रंप के कड़े आलोचक माने जाते थे, लेकिन बाद में उनके सबसे भरोसेमंद समर्थकों में से एक बन गए। 2022 में ट्रंप के समर्थन से वो ओहायो से अमेरिकी सीनेटर चुने गए। 2024 के चुनाव में ट्रंप ने उन्हें अपना रनिंग मेट चुना। जनवरी 2025 में उन्होंने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वेंस का भारत से भी कनेक्शन है क्योंकि उनकी पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं। उषा के माता पिता मूल रूप से भारत के आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और 1980 के दशक में अमेरिका जाकर बस गए थे। अमेरिकी प्रशासन में वेंस को ट्रंप का दायां हाथ माना जाता है। वेंस 2028 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए भी काफी आगे बताए जा रहे हैं और अगर पाकिस्तान में वो शांति वार्ता को लेकर कोई बड़ा समझौता करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिकी राजनीति में उनका कद काफी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बताएं कि ईरान की धमकी के बीच ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। ईरान क्योंकि अपनी शर्तें सामने रख रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा तेल और गैस है, बहुत सारे जहाज अमेरिका आ रहे हैं, अमेरिका के पास तेल का एक बड़ा भंडार है, हमारे पास सर्वोच्च गुणवत्ता वाला तेल है। तो ये सब इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। तो आप समझिए कि वो बता रहे हैं कि तेल अमेरिका के लिए कोई समस्या नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वी हैव मोर ऑयल देन द नेक्स्ट 2 लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज कंबाइंड एंड हायर क्वालिटी। वी आर वेटिंग फॉर यू।
क्विक टर्न अराउंड, यानी वो अपने तेल को एक तरह से दुनिया के सामने बेचने के लिए भी एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं इस पोस्ट के जरिए। वो ये कह रहे हैं अमेरिका के पास बहुत ज्यादा तेल है और वो जो अगले 2 और तीसरे नंबर की कंपनियां हैं उनसे कहीं ज्यादा है। तो सोचिए आप तेल अमेरिका से ले सकते हैं। अब इसके मायने क्या है जरा ये समझें एक बार। जरा मैं एक बार मेजर जनरल मेस्टन के पास जाती हूँ। मेस्टन साहब, ये क्या लग रहा है आपको, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं, ऐसा पोस्ट क्यों कर रहे हैं? सॉरी, फिर से जरा ट्वीट दिखा दिया, मैंने मिस किया। जी, मेजर जनरल मेस्टन उन्होंने इस समय एक ऐसा पोस्ट किया है जिसमें वो अपने तेल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास सबसे जो अच्छा क्वालिटी का तेल है वो अमेरिका में मौजूद है और वो कह रहे हैं कि वी हैव मोर ऑयल देन द नेक्स्ट 2 लार्जेस्ट ऑयल इकोनॉमीज कंबाइंड एंड हायर क्वालिटी एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। तो एक तरह से वो अपने तेल को बेचने के लिए एक ऐसा लग रहा है कि एक पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये तेल को बेचने की बात नहीं है, ये साफ इससे एक ये नजर आता है कि ये जो अभी टॉक्स चल रही हैं वो फेल हो जाएंगी। कारण ये है, उन्होंने हमेशा बोला है कि हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है, रशिया और सऊदी अरेबिया कंबाइन करके उनसे ज्यादा है। वो हकीकत है, उसमें कोई डिनाइंग नहीं, फैक्ट नहीं है। और आज ईरान ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका का मुश्किल से 2.5% ऑयल जाता है, तो उनको इस स्टेट से फर्क नहीं पड़ता है, ना ईरान इजराइल को पड़ता है, फर्क पड़ता है बाकी दुनिया को। लेकिन ये एक समझना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि ये जो तेल के प्राइसेस है वो डिसाइड नहीं करते हैं, ये एक सिस्टम है जिसमें वो चला आ रहा है। और ये अभी तो ईरान ने ये भी बोला है कि हमें पेट्रोल ये युआन में पेमेंट होना चाहिए, भारत को तो उन्होंने शायद अभी रुपीस में भी बोल दिया है। तो कहने का मतलब है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पता है कि अगर यहाँ से 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल जो जाता है वो 20% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा, और जब वो ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा तो अमेरिका में भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। और आपने देखा वहाँ गैस प्राइसेस, शुगर प्राइसेस, एग प्राइसेस सब कुछ बढ़ रहा है। तो ये एक मेरे को संकेत लग रहा है कि वो शायद इस स्टॉक का मैसेजिंग दे रहे हैं कि भाई हमारे पास तेल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बार बार ये भी बोल रहे थे कि नाटो है, बाकी सब उनको खोलना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हमें तो फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत है, लेकिन ये जो प्राइसेस बढ़ेंगे पूरे विश्व में वो अमेरिका को भी इम्पैक्ट करेगा। और दूसरा एक और मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि एक बार बार ये आता है अमेरिकन बेसेस वहां से हटना चाहिए, तो मैं बोलना चाहूंगा ईरान के भी जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी हटना चाहिए। देखिए, सबके इतने हार्ड एंड स्टांस हैं कि कहां से ये शुरू होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, हार्ड एंड स्टैंड है और उनमें से एक है इजराइल की पोजीशनिंग। सर, तो आदिल राजा साहब, मैं आपसे पूछूंगी, इजराइल की पोजीशनिंग ऐसी है कि उस पर ईरान तो बोल ही रहा है, उससे ज्यादा पाकिस्तान बोल रहा है। पाकिस्तान इजराइल को लेकर जो भूमिका निभा रहा है इस वक्त, वो जो उस पर रिएक्शन है वो अमेरिका से लेकर इजराइल तक आया कि ये जो बोली बोल रहे हैं ये मध्यस्थता वाली यानी मीडिएटर की नहीं है। बात जरा समझनी है। देखें, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। आपके जो इस्लामाबाद में रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि जो आपने विजुअल्स दिखवाए जेडी वैंस की मुलाकात वाइस प्रेसिडेंट की, पाकिस्तान का जो ज़बरदस्ती काबिज़ वज़ीर आज़म बिठाया हुआ है, जिसको हम लोग तो कहते हैं कि असल रूल तो आसिम मुनीर के पास है, वो भी मीटिंग में मौजूद है। वो प्रेसिडेंसी के अंदर हो रही है, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और रेजिडेंस के बिल्कुल साथ ही जुड़ी हुई है प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट हाउस। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी जो सीन पे सिरे से कहीं पे नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक उनको कराची भिजवा दिया गया है, उनको सीन से हटा दिया गया है। क्यों, ये आपने समझना है। पाकिस्तान जिस तरह ईरान के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट अमेरिका में करता है, इसी तरह जो इजराइल के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में वो यूएई करता है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। और यूनाइटेड अरब अमीरात्स और इजराइल का एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है। और हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने अपने जो पाकिस्तान, आपको पता है, एक लोन से दूसरे लोन, एक बेल आउट से दूसरे बेल आउट के ऊपर उसका गुजारा है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा रजीम ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो यूएई ने पाकिस्तान के, जो जाहिर बात है ये स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट जो आप इसराइल और पाकिस्तान का जो झगड़ा कह रही हैं, उसी चक्कर में यूएई ने कहा कि या तो आप ईरान के साथ जाके जो है वो लड़ो, या फिर आप जो है हमारा पैसा वापस करो। तो यूएई को पैसा वापस किया जा रहा है और साथ ही
अब ये एक स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है। साथ ही आज आपके ही रिपोर्टर ने बताया कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐलान किया कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है उसकी डिप्लॉयमेंट सऊदी अरब के अंदर हो गई है, जो कि एक एग्जिस्टिंग डिफेंस फ्रेमवर्क मौजूद है। बेसिकली तो रिपोर्ट कहानी पुरानी है, पाकिस्तान की फौज वहां से पहले से जो है वो मौजूद है, लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट बताती है कि यूएई से डिसएंगेज करके, क्योंकि पाकिस्तान दोनों तरफ खेलता था, सऊदी अरब से भी पैसा उठाया हुआ है, 5-6 बिलियन डॉलर का लोन उठाया हुआ है। रीसेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टोटल 12 बिलियन है, जिसमें से 5-6 बिलियन जो है वो सऊदी अरब से लिया हुआ है, 3.5 बिलियन जो है वो यूएई से लिया हुआ है। यूएई को वापस करना है, चाइना से कुछ पकड़ेंगे पैसे, कुछ सऊदीया से पकड़ेंगे, लेकिन सऊदीया क्यों देगा पैसे? कुछ दो और कुछ लो। इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर इज नो फ्री लंच, इसलिए सऊदीया में डिप्लॉयमेंट की गई है। और सऊदीया ने बड़े टाइम के ऊपर ये अनाउंसमेंट की है कि जी पाकिस्तान की फौज यहाँ पे आ गई है, क्योंकि सऊदीया ने अपना डिफेंस आउटसोर्स किया हुआ है, यूक्रेन भी इन्वॉल्व हो गया, अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया वहां पे। तो यहाँ पे इजराइल और पाकिस्तान का जो आपस में असल में डायरेक्ट तो कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, असल में तो यूएई और यहाँ पे यूएई अपना जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को अब क्यों निकाला गया है और प्रेसिडेंसी में ये क्यों नेगोशिएशन हो रही है? डायनामिक्स जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स भी है राजा साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत आसान और सिंपल नहीं है। मैं आ रही हूँ, एक तस्वीर दिखा रही हूँ, फिर आती हूँ राजा साहब के पास। एक तस्वीर है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से ईरानी दल के मुलाकात की, तस्वीरें सामने आई हैं। ईरानी संसद के जो स्पीकर हैं गालिबाफ, उनके नेतृत्व में ये दल ने मुलाकात की। ईरानी दल के बाद जेडी वांस के नेतृत्व वाले अमेरिकी डेलीगेशन से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। तो गालिबाफ के साथ जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं, उनके साथ शहबाज शरीफ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये पूरा जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल है वो बैठा हुआ है शहबाज शरीफ के साथ, उनका पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल है, और इन दोनों ही नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। और अब जो शर्तें रखी गई हैं, जो ऐसे मसौदे हैं जिन पर ईरान पीछे नहीं जाएगा, वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को बताया गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप दो नेताओं की देख रहे हैं, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ इसमें आपको नजर आएंगे और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तो आदिल राजा साहब, मैं अगर आपसे कहूं कि अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि ये जो तस्वीरें मैं दिखाना चाह रही थी, आ रही थी गालिबाफ साहब के साथ शहबाज शरीफ की, और ईरानी जो एक डेलीगेशन पहुंचा है, वो आपको लग रहा है कि पूरी तरह से भरोसा पाकिस्तान के डेलीगेशन पर और इस सरकार पर कर रहा है? भारत ने कंफर्म कर दिया कि आपके विजुअल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हाउस के हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्रेसिडेंसी के अंदर प्रेसिडेंट गायब है, क्योंकि वो यूएई के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उनकी प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा यूएई के अंदर, अलेजेडली उनको लिवरेज के तौर के ऊपर यूज किया जाता है, लेकिन उनको सीन से गायब कर दिया गया है। मतलब इजराइल के इंटरेस्ट को सीन से गायब किया गया है। एक तरफ तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरा आपका सवाल है कि क्या ईरान पाकिस्तान के ऊपर एतबार करता है? ईरान और पाकिस्तान के ट्रेडिशनल ताल्लुकात बहुत ज्यादा पुराने हैं। इस वक्त भी ट्रेड भी है, रिलीजियस भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है ईरान का पाकिस्तान के अंदर, पावर कॉरिडोर्स के अंदर ईरान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन ईरान ने यहाँ पे पाकिस्तान आने से पहले मुसलसल जो स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग की है गालिबाफ साहब ने, और ईरान की तरफ से जो मैसेजिंग हुई है, वो वाजे करती है कि ईरान पाकिस्तान की आवाम पे, जनता के ऊपर तो एतबार करता है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के ऊपर एतबार नहीं करता। और नेगोशिएशंस, ये सीज फायर को एक्सटेंड करना, मेरा ख्याल है जनरल साहब जो बात कर रहे हैं कि फेल हो जाएगी, सर मेरे ख्याल में ये सीज फायर एक्सटेंड करेंगे। ईरान भी टाइम गेम कर रहा है और रीबिल्ड कर सके, ताकि क्योंकि चाइना उनको एयर डिफेंस सिस्टम भी बड़ी तेजी के साथ, आज न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है कि चाइना जो है वो उनको एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो वो टाइम गेन करके सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि नहीं। तो आदिल राजा साहब, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से जो टेक अवे होगा वो सीज फायर ही कंटिन्यू करने की खबर होगी? मतलब किसी तरह से युद्ध, सीज फायर कंटिन्यू होगा, लेकिन युद्ध पर विराम नहीं लगेगा, यानी कि युद्ध खत्म होने को लेकर कोई सहमति या अग्रीमेंट नहीं बनेगा? युद्ध इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? आपको पता है कि 2 दिन के अंदर या 2 हफ्ते की बातचीत से तो नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि बड़ी, बिल्कुल जनरल साहब इज वेरी राइट, ही सेज कि जी हार्डेंड पोजीशन है। इतनी हार्डेंड पोजीशन को सॉल्व करने के लिए
पूरा का पूरा रीजनल इशू है। ये यहाँ पे 3 दिन में तो सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी एक ट्रम्प कार्ड है। अगर वो स्टेट ऑफ फलस्तीन को मान लेते हैं तो ईरान की जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स आप कह रहे हैं कि अगर यूएस बेसिस वहां से निकलेंगे तो ईरान के प्रॉक्सी एलिमेंट्स जो है उनको भी डिसएंगेज होना पड़ेगा, डिसआर्म होना पड़ेगा। तो वो तो तब होगा कि ईरान का टोटल जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है या पैन इस्लामिक जो उनका नैरेटिव है, जो पॉलिटिकल इस्लाम का नैरेटिव है, वो फलस्तीन के ऊपर है। और फलस्तीन को 150 से ज्यादा 150 से ज्यादा कंट्रीज अगर मान चुकी हैं, बर्तानिया यूके उसमें शामिल है, तो अमेरिका अगर मान लेता है तो बहुत से जो बेसिस ही ईरान की खत्म हो जाएगी। अच्छा, मैं आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है, मैं उस पर एक बार मेजर जनरल मेस्टन का रिएक्शन लेती हूँ। जनरल साहब, जो बात अभी राजा साहब ने कही कि वो जो एक रिपोर्ट आज सुबह आई कि चाइना और ज्यादा आर्सेनल दे रहा है ईरान को, तो क्या वाकई सीज फायर सिर्फ इसलिए है, ये बातचीत सिर्फ इसलिए है कि दोनों धड़े जो हैं अपने लिए इस वक्त तैयारी और पूरी कर ले, इसके बाद एक और राउंड जो और विध्वंसक हो सकता है युद्ध का? बिल्कुल, देखिए ये बाइंग ऑफ टाइम है। दोनों तरफ, दोनों साइड बिल्कुल तैयार होती जा रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट एनलार्ज होगा और बढ़ेगा। और ये जो इन्होंने यूएई की भी बात की है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। आपको पता होगा यूएई ने शायद अभी पाकिस्तान पे एक जो उनका कर्जा है, उन्होंने बोला वापस ये चुकाए पाकिस्तान तुरंत। तो ये भी एक प्रेशर आ रहा है। तो ये बिल्कुल इजराइल कनेक्शन मेरे को दिख रहा है। दूसरा, जहां तक चाइना का सवाल है, देखिए चाइना को पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रोल हो जाता है तो ऑयल इकोनॉमी और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज चाइना नंबर 1 बनना चाहता है और अमेरिका उसके टक्कर में खड़ा हुआ है, तो वो सारा इफेक्ट यहाँ से होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इसीलिए चाइना चाहता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल रहे, क्योंकि उसको फिर अनइंटरप्टेड ऑयल मिलेगा और वो युआन में पेमेंट करेंगे। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गेम है ये ईरान का और चाइना का मिलके। और उनको कोई चिंता नहीं है भारत की या पाकिस्तान जैसे देशों की, क्योंकि इसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है। सही बात है। और इस वक्त जो बातचीत चल रही है उसमें ये जो बड़े स्टेक्स हैं वो भी, उन पर भी नजर बनी हुई है। सीज फायर को लेकर बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धमकियां देने का सिलसिला बरकरार है। उन्होंने आज एक बार फिर ईरान को एक धमकी देते हुए कहा कि ईरान सिर्फ बातचीत के लिए जिंदा है, हॉर्मुज खोलकर ही रहेंगे। सबकी निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता पर है। लेकिन इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति अब भी ईरान को धमकियों पर धमकियां दिए जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर कंट्रोल करके दुनिया को जबरन वसूली का शिकार बना रहा है। ट्रंप ने लिखा, ईरानियों को यह एहसास नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया को डराने के अलावा उनके पास कोई कार्ड नहीं है। वो आज अगर जिंदा हैं तो सिर्फ बातचीत करने के लिए। इससे पहले ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर ईरान को एक और धमकी दी। बातचीत को लेकर ट्रंप ने कहा कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है। अगर ये बातचीत ठीक नहीं हुई तो दूसरा तरीका देखा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान को हॉर्मुज से टोल नहीं लेने देंगे। ईरान परमाणु हथियार न बनाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. You have a good team and they meet tomorrow. We'll see how